आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक टेस्ट सीरीज देखेंगे। यह टेस्ट सीरीज जो है रुक्मणी प्रकाशन से लिया गया है और रुक्मणी प्रकाशन में इसका लगातार 24 सेट दिया गया है। और इसके पहले वाले वीडियो में सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट किया चुका है और आज हम लोग 5वां सेट देखेंगे। तो जैसा कि आपको इसमें पता होगा कि बीएसएससी इंटर लेवल में कुल प्रश्नों की संख्या 150 होता है, 150, जिसमें ये 75 और 75 को 2 भाग में कर दीजिए। ये 75 जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है और एक और 75 जो है जीके और जीएस का प्रश्न है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस को ही देखेंगे और बाकी जो प्रश्न है इसका मैथ और रीजनिंग का, उसके लिए अलग से वीडियो आ रहा है और इसमें लगातार इस चैनल पर जीके और जीएस को भी शुरू किया जा चुका है। और जीके और जीएस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग भी इसमें लगातार हो रहा है। आप केवल उससे जुड़ जाइए और अपने तैयारी को जारी रखिए। इस चैनल पर आने के बाद एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में अगर आप आइएगा तो बिहार एसएससी के नाम से जितना भी इसमें जो भी टॉपिक कंप्लीट हुआ है मैथ का या तो फिर रीजनिंग का या तो फिर किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज या तो क्वेश्चन बैंक, सारा एक ही साथ रख दिया गया है। तो आप उसको वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो अगर इसके पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं कि सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक, तो उसको भी जरूर देखिए और उसके बाद फिर 5वां वीडियो में आ करके आप और तैयारी इसको आगे बढ़ाइए। और रुक्मणी प्रकाशन का एक और सेट इसमें कंप्लीट किया चुका है जो क्वेश्चन बैंक का सेट था और जिसमें 12 सेट था, तो उसको भी कंप्लीट हो चुका है। आप अगर उसको नहीं देखें तो उसको भी देखिए और अपना तैयारी जो है आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न सेट नंबर 5 है ये। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो पहला वर्ष कब घोषित किया गया था? ग्राम सभा वर्ष। तो ये घोषणा हुआ था 2009-10 में, 2009-10 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए दूसरा प्रश्न में, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? यह हुआ था भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। और ये हुआ कब था? यह हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो बहुत आसान है, बिहार में जिलों की संख्या 38 है और प्रमंडल की संख्या 9 है। प्रमंडल की संख्या कितना है? 9 है। और यहाँ विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243 है और लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। ये बिहार का एग्जाम जो है बिहार से रिलेटेड है, इसलिए बिहार के बारे में सारा जानकारी आपको याद रखना पड़ेगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चौथा प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? यानी उस यात्री का नाम बताना है जो ब्रिटिश था और बिहार में प्रथम या उसका यात्रा हुआ था। तो उसका नाम क्या था? रॉल्फ फिच। क्या नाम था उसका? रॉल्फ फिच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो इसका आधार क्या था? हैराड डोमर मॉडल। क्या आधार था उसका? हैराड डोमर मॉडल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? तो किसने किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए 7 में, निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और उसको बताइए कि कौन सा इसमें कब घटित हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें अगर ऑप्शन को ध्यान से आप देखिएगा तो सबसे पहले इसमें आएगा चंपारण आंदोलन। तो सी होगा इसका, चंपारण आंदोलन यानी सी, यानी पहला नंबर पर इसको रखिए। और दूसरा में आएगा अमृतसर घटना, तो उसके बाद रखिए ए। और तीसरा में है इसका मोपला विद्रोह, तो उसके बाद रखिए डी। और चौथा में फिर आएगा बी, यानी चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा कांड जिसका नाम है। तो CADB किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। और अगर आप इसका ईस्वी भी याद रखना चाहते हैं तो जो चंपारण की घटना है वो कब हुआ है? 1917 में हुआ है, 1917। तो ये हो गया 1917 में।
उसके बाद है अमृतसर घटना, तो यह हुआ 1919 में। अमृतसर घटना आपको याद होगा, जिसमें निहत्थों पर गोली चलवाया गया था, अमृतसर कांड, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है। अब एक और है मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह का ईस्वी है 1921, इसको हो गया 1921 में, मोपला का हो गया 1921। और एक और कौन सा हो गया, चौरी चौरा कांड, तो ये कब हुआ था 1922 में, 1922। देखिए 1917, 19, 21, 22, तो इस प्रकार इसमें सारे को आप व्यवस्थित कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो विभाजित कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय ही यह विभाजित हो गया था, किसमें? श्वेतांबर में और दिगंबर में। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, रेशम मार्ग, ये प्रसिद्ध रेशम मार्ग जो है किस वंश के शासकों का अधिकार था? इस पर अधिकार किस वंश के शासकों का था? इस पर अधिकार था कुषाण शासकों का। किसका? कुषाण शासकों का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब 10वां आइए, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 यानी 1/3 स्थान जो है आरक्षित किया गया है? तो किस संशोधन के तहत यह हुआ है? 73वें संशोधन के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कौन सा संशोधन? 73वां संशोधन। अब 11 में आइए, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? इसका सही विकास क्रम है देवनागरी लिपि का। अगर देखा जाए इसमें ऑप्शन को अगर ध्यान से आप देखिए तो इसमें सही है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और उसके बाद है देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला है ब्राह्मी, दूसरा है गुप्त, ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और उसके बाद है देवनागरी। तो ये क्या है? देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, मतलब ऐसे ऐसे इसका विकास हुआ है। अब 12 में आइए, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कहाँ मिलता है? इसका अंकन मिलता है कान्हेरी के गुफा में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कान्हेरी का गुफा। अब 12 के बाद 13 में आइए, 13 का प्रश्न है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो कितना वसूला जाता था? 1/10 वसूला जाता था, 1/10। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब 14 में आइए, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो उसमें पेशवा कौन था? उसमें पेशवा का नाम था बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बालाजी बाजीराव। अब आइए 15 में, कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? यह है आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आंध्र प्रदेश। अब 16 में आइए, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था? उसकी हत्या किया था उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने। उसकी हत्या कहाँ किया था? उसकी हत्या किया था इन्होंने लंदन में जाकर। किसका हत्या किया था? किसका? माइकल ओ डायर का। माइकल ओ डायर जो है जलियांवाला बाग कांड के लिए उत्तरदायी था। कौन? माइकल ओ डायर। अब 17 में देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो किस राज्य में ऐसा होता है? तो राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए 18 में, इसमें मिलान करने के लिए दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में सूची 1 और सूची 2 में। तो सूची 1 में क्या है? यह कुछ अभयारण्य है और इधर क्या है? सूची 1 में कुछ जानवर का नाम है और सूची 2 में उस अभयारण्य का नाम है कि कौन सा जानवर जो है किस अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जुड़ा हुआ है किससे? तो इसमें अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यानी हंगलू जो है किससे जुड़ा हुआ है? दाची गांव से। तो ए का हो गया 2 दाची गांव, इसको ध्यान रखिए आप। और बाघ है किससे हो गया? तो बाघ हो गया सुंदरबन से, सुंदरबन डेंटल से। तो बाघ का सुंदरबन यानी ये हो गया बी का 3। अब सी में आइए, सी में क्या है? भारतीय सिंह। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? गिरबन से। तो ऑप्शन नंबर सी का हो गया, सी वाले में हो गया 4। अब डी में आइए, तो डी में है राइनोसोरस। तो राइनोसोरस किससे जुड़ा हुआ है?
ये जुड़ा हुआ है किससे, ये है काजीरंगा से, तो इसका हो गया 1, तो ये इसलिए हो गया 2 3 4 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया बी। एक बार फिर से मिला लेते हैं। हंगलू का किससे संबंध है, दाचीगाम से। बाघ का संबंध है किससे, सुंदरबन से। और भारतीय सिंह का संबंध है गिरबन से। और राइनोसोरस का संबंध है काजीरंगा से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 का प्रश्न है, सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ है। तो ये ग्लेशियर कहाँ है, तो ये ग्लेशियर है उत्तराखंड में। कहाँ है ये, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब 20 में आइए। 20 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है। तो कौन सी विधि देन है, शून्यकाल। कौन सी विधि, शून्यकाल। अब 21 में आइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। तो किस अर्थ में किया गया है, यह किया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 22 है, वित्त आयोग की संस्तुतियां। तो इसका ऑप्शन अगर ध्यान से देखा जाए तो यह सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। वित्त आयोग की जो संस्तुतियां हैं वो सरकार के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, स्वीकृत या अस्वीकृत। अब 23 में आइए। क्वेश्चन नंबर 23 का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। तो किसको त्याग पत्र देगा, वो देगा राष्ट्रपति को। किसको देगा, राष्ट्रपति को। अब 24 है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया, 1935 के अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब 25 में आइए। लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। इसको भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो ये आंसर है इसका सही, बांग्लादेश क्या है, आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान के सदस्यों का नाम आप एक बार सुन लीजिए, कौन कौन सदस्य हैं। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर इसके सदस्य हैं। और बाकी जो बांग्लादेश है इसका सदस्य नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। एक मार्क क्या है। तो एक मार्क क्या है, यह गुणवत्ता गारंटी का एक मोहर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गारंटी का क्या है, एक मोहर है, एक मार्क। अब आइए 29 में। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कहाँ, निकोबार द्वीप समूह में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, निकोबार द्वीप समूह। अब 29 के बाद 30 है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो किसके समूह से गुजरती है, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। अब 31 में आइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। तो कौन भाग नहीं लेता है, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेता है। और बाकी ये सब जो है भाग लेने वाला है, और सी वाला जो है भाग नहीं लेता है, यानी लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो कौन सा वर्गीकरण है, आधारभूत और उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, आधारभूत और उपभोक्ता। अब 33 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 जो है अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया। तो कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो लॉन्च किया गया था कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब यह है कहाँ, यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का स्पेशल जगह का नाम है यहाँ श्रीहरिकोटा से। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से।
श्रीहरिकोटा से। अब आइए 33 के बाद 34 में। तो 34 का प्रश्न है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले आ सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को मिलाइए। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले आ सकते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मांग निक्षेप। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए 35 में। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो किसका संबंध है, कटौती प्रस्ताव का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कटौती प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 36 है, पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितने हस्तियों को चुना गया है। तो कितने को चुना गया है, 3 हस्ती को। कितना हस्ती को, 3 लोगों को चुना गया है। और 3 लोगों का नाम अगर आप ध्यान करें तो 3 लोगों का नाम है इसमें, सबसे पहला नाम है सुभद्रा देवी, दूसरा आनंद कुमार और तीसरा है कपिल देव प्रसाद। तो यही 3 नाम है जिसको चुना गया है पद्म श्री पुरस्कार के लिए 2023 में। और कहाँ से हैं लोग, बिहार से जुड़े हुए हैं। अब आइए 37 में, मुद्रा मूल्यन का परिणाम क्या है। तो इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब 38 में आइए, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितना है, यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र, इसका संख्या जो है भारत में कितना है। इसका संख्या 20 है। कितना है, 20 है। अब 39 में आइए, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। तो इसकी ऊंचाई लगभग कितना है, इसकी ऊंचाई लगभग है 5 किलोमीटर। कितना ऊंचाई है, लगभग 5 किलोमीटर। अब 40 है, भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। तो कौन सी श्रेणी है, अजंता की श्रेणी। अजंता की पहाड़ी जो है केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब 41 में आइए, निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो पहला है बुल्गारिया का लेब, ये सही है यानी सुमेलित है। और बी में है अल्बानिया का लेक, ये भी सुमेलित है। सी में है मोल्दोवा का ल्यू, ये भी सुमेलित है यानी सही है। और इटली का यूरो, ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका हो गया, डी हो गया, क्योंकि बताना कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। इटली का जो मुद्रा है वो क्या है, नाम है उसका नाम है लीरा। क्या नाम है उसका, लीरा। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, यूरो दिया हुआ है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 में। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो जिसके कारण क्या प्रवाहित होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है उसी कारण प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही है। अब 43 में आइए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। तो कौन सा करता है, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, जहां क्या होता है, कपास का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, अलमट्टी बांध किस नदी पर है। तो किस नदी पर है, यह है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर, कृष्णा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कृष्णा। अब 45 में आइए, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है। तो कौन है पहले भारतीय एथलीट, नीरज चोपड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही है, नीरज चोपड़ा। अब 46 के बाद 47 में आइए, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है लॉस एंजल्स में। कहाँ, लॉस एंजल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, रस्किन बॉन्ड।
49 में आइए, 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह किस संशोधन के तहत ऐसा किया गया है? तो यह संशोधन कौन सा है? यह संशोधन है 128वां। कौन सा संशोधन? 128वां। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 में, सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो किसको हरा करके जीता है? श्रीलंका को हरा करके। तो ऑप्शन नंबर बी उसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 में, निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताना है, कौन सा है? तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होगा कि जिसमें क्या होगा कि एक तत्व जो है दूसरे को हटा करके और उसका स्थान पर सेट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी विस्थापित कर देता है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही है, क्योंकि देखिए सी यहाँ पर है इसके साथ SO4 के साथ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, Fe जो है इसको हटा करके अब यहाँ देखिए सेट हो गया है और CO को इससे बाहर कर दिया है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? विस्थापन। अब ऐसा एक ही तत्व के साथ हो रहा है, इसलिए एकल विस्थापन भी इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है? तो आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए और तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा और तापमान 25 डिग्री सी से ऊपर होगा। अब 53 में आइए, 53 का प्रश्न है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो कहाँ मिलता है ऐसा विविधता? तो ऐसा मिलता है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, ऐसा अंतर ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 54 में, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है? बहुत इजी प्रश्न है। इस्तेमाल किया जाता है किसका? ग्रेफाइट का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्पंज क्या होता है? तो स्पंज क्या होता है? स्पंज होता है जीव। क्या होता है? जीव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 56 है, एक बीकर 4 डिग्री सी पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि क्या उसमें किया जाए? तो ये बह सकता है कब? जब 4 डिग्री सी से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सी से नीचे ठंडा किया जाए, दोनों स्थिति में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ए और बी दोनों। अब ये 57 में, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो किसकी वृद्धि के कारण ज्यादा पृथ्वी पर ताप बढ़ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO उसका सूत्र है। लेकिन तापमान में वृद्धि किसके कारण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अब 58 में आइए, 58 का प्रश्न है, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जलिका बहुत सी दवाओं से खाली जगह का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किसके निर्विषीकरण करने में? तो ऑप्शन इसका सही है, यकृत के लिए। किसके लिए? यकृत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यकृत के लिए। अब 58 के बाद 59 में आइए, 59 का प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो किसके कारण ऐसा होता है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण, यानी केशिकीय क्रिया के कारण तेल में बत्ती में तेल जो है ऊपर तक चढ़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, राइबोसोम्स की संरचना में होती है, क्या होती है? इसके संरचना में होती है RNA तथा प्रोटीन्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, RNA तथा प्रोटीन्स। अब क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, यक्ष्मा के रोगियों में यानी TB के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो कौन सी औषधि प्रभावशाली होता है? रिफैम्पिसिन। कौन सा? रिफैम्पिसिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, रिफैम्पिसिन। अब आइए 62 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 का है, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो उसका रंग कैसा होगा? तो उसका रंग कैसा होगा? तो उसका रंग होगा कैसा? लाल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही है, लाल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 में,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो अब ऑप्शन में मिलाइए इसको। पहला ऑप्शन है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। इसका हम लोग को बताना है कौन सही नहीं है। दूसरा है कि वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी में है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो ये क्या है? इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा? सही आंसर होगा, क्योंकि गलत की पहचान करना था। अब 64 में देखिए, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो किसको प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है तुलसी को। किसको? तुलसी को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है औषधीय गुण पाया जाता है। किसमें? तुलसी में। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसिमम सेक्टम है। क्या नाम है उसका? ध्यान रखिएगा, ओसिमम सेक्टम। ओसिमम सेक्टम, ये क्या है? तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। तुलसी पौधे का उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग, श्वास रोग आदि के लिए किया जाता है, इसलिए इस पादप को भारतीय डॉक्टर के रूप में संज्ञा दिया गया है, यानी शाक्य भारतीय डॉक्टर। अब आइए 65 में, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो किसे स्पष्ट किया जाता है? स्पष्ट किया जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब आइए 66 में, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि इनमें किसका अभाव होता है? तीनवा अभाव होता है किसका? कोशिका भित्ति का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कोशिका भित्ति। अब 66 के बाद 67 में आइए, क्वथन क्या है? क्वथन के बारे में बताना है कि क्वथन क्या है। तो क्वथन क्या है? एक निश्चित तापक्रम पर होने वाला है। क्वथन कब होता है? जब एक निश्चित तापक्रम हो। क्वेश्चन नंबर 68 है, ये ए नहीं लिखा हुआ है, यानी सोडियम, इसका द्रव्यमान है 22 और परमाणु संख्या 11 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा होगा? तो इससे कौन सा पदार्थ बनेगा? तो इससे पदार्थ बनेगा मैग्नीशियम। कौन सा पदार्थ? मैग्नीशियम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 69 में। तो 69 का प्रश्न है, ठोस के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है, किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है जो स्वतः परिवर्तित नहीं होता। तो ये तो सही है, इसमें हमको गलत बताना है। कि अब ऑप्शन बी में है, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये गलत है। अगर गर्म करें तो उसके कणों का तापीय ऊर्जा क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यही सही है इसका, बी वाला, क्योंकि गलत इसमें यही है। और बाकी सी और डी दोनों क्या है? सही है। अब आइए 69 के बाद 70 में। तो 70 का प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। तो अधिकतम कब होगी? जब क्या होगा? लाल प्रकाश होगा। क्या होगा? लाल प्रकाश होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी उसका सही है। अब 71 में आइए, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? तो इसका आवर्तकाल होगा अनंत। क्या होगा इसका आवर्तकाल? अनंत होगा। अब 72 में आइए, तो नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरणों का नाम लिखे, यानी उपकरण जो है इसका नाम बताना है, कौन सा उपकरण है। तो इस उपकरण का नाम है वोल्ट मीटर, आमीटर। कौन सा उपकरण लगा हुआ है? वोल्ट मीटर और आमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 73 में, एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में बदलना होता है, यानी विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। तो उसका उदाहरण क्या है? उदाहरण इसमें देखना है। पहला उदाहरण में है, विद्युत धारा में प्रेस का जलना, और विद्युत धारा से बल्ब का जलना, यानी बल्ब का जलना। और सी में है पानी गर्म करने वाले हीटर का पानी गर्म करना। और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विद्युत धारा से बल्ब का जलना। तो यही क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। अब 74 में आइए, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग खाली जगह जगत का भाग होता है। तो किस जगत का भाग है ये? तो यह प्लांटी जगत का। कौन जगत का? प्लांटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, प्लांटी जगत। अब आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 का प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसके लिए आपको विशेष रूप से अध्ययन करना होगा। तो उसके लिए विशेष क्लास में हम लोग देखेंगे। ऐसे इसका आंसर आप मिला लीजिए। इसका आंसर है 26,400 जूल। कितना जूल होगा? 26,400। तो इसमें विद्युत ऊर्जा का खपत निकालना है कि विद्युत ऊर्जा खपत जो है कितना होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं।
आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको बना सकते हैं V गुने I गुने T। इसके सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का खपत। तो ये कितना आएगा, 26,400 जूल। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक, यानी जो भी प्रश्न दिया हुआ था जीके और जीएस का, उस सारे प्रश्न को देख चुके हैं। अब अगला वीडियो जब होगा तो उसमें सेट नंबर 6 का होगा, और कोशिश करेंगे इसमें कि लगातार इसको कंप्लीट कर दें। और इसमें मैथ और रीडिंग का जो प्रश्न छूट रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग केवल जीके और जीएस के प्रश्न को कंप्लीट कर रहे हैं। और एक जानकारी कि अगर आप इसको जीके और जीएस वाले प्रश्न को और तेजी से कंप्लीट करना चाहते हैं, कि आपको इसमें पूर्ण रूप से कमांड हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए एसपीडी का आप नाम सुने होंगे। एसपीडी, एसपीडी जो है मुख्य रूप से रेलवे के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह रेलवे के साथ साथ बिहार एसएससी और इससे रिलेटेड जितना भी एग्जाम है सबके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें वन लाइनर जो प्रश्न है उसकी संख्या बहुत अधिक होता है। तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। एसपीडी को पढ़ करके आप इसका जो है उसमें डायरेक्ट आप मिला सकते हैं। तो आप इसको जरूर रखिएगा। आप ऐसे इसको पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं इससे एसपीडी को भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गया। अगला क्लास जो है फिर इसी का होगा, सेट नंबर 6 का। तब तक के लिए